हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो एक बार फिर मैं आ गया हूँ भाई आपके सामने वीडियो ऑन करने के बाद। और आज अपन जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? ये कौन जैसी जैसी शेप का होता है भाई, कौन जैसी शेप का सेप्ट होता है, इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। कॉन्सेप्ट मतलब अपन इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आज पढ़ने के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ। पहले तो आज पढ़ने वाले हैं मित्रों आज अपन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं सर? बताओ, जल्दी बताओ सर। आज एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, जल्दी बता दो क्या पढ़ने वाले हो आप, क्या पढ़ाने वाले हो आप। तो बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 2 डायमेंशनल 2D रिलेटिव मोशन। लास्ट क्लास में भी सर आपने रिलेटिव मोशन ही पढ़ाया था। आप कितनी बार रिलेटिव मोशन पढ़ाओगे यार? रिलैक्स बच्चों, रिलैक्स। रिलेटिव मोशन ही पढ़ेंगे अपन, लेकिन रिलेटिव मोशन अभी तक पढ़ाया था 1 डायमेंशन में। एक ही डायमेंशन में देख रहे थे ना, एक की वेलोसिटी दूसरे की रेस्पेक्ट में, लेकिन कितनी डायमेंशन में? 1 डायमेंशन में। आज जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को अपन करेंगे तो अपने को 2D में ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए जो पढ़ते हैं वो है रिवर मेन प्रॉब्लम। ये क्या है? रिवर। अरे 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 मारकर क्या हुआ तुझे क्या होगा? ये है रिवर। अरे मत चल तू, आज तूने कसम खा ली ना, मत चल तू। ये है रिवर मेन प्रॉब्लम। रिवर है भी है, मैन भी है, और मैन को रिवर से प्रॉब्लम भी हो रही है। दूसरी है भाई रेन मैन प्रॉब्लम। रेन पड़ रही, बारिश हो रही है और मैन जा रहा है इसमें छाता लगा के, उसको रेन से क्या दिक्कत हो रही है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे 2D रिलेटिव मोशन के अंदर। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ते हैं वो है भाई रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम मतलब वर्षा, एंड ये कौन है भाई? मेन मतलब आदमी। ठीक है, वर्षा आदमी प्रॉब्लम पढ़ते हैं अपन। ठीक है, हिंदी में मैंने लिख दिया ऐसे, लेकिन ये इसको ऐसे मत, रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। बारिश हो रही है और इसमें आदमी चल रहा है, तो देखते हैं उसको क्या दिक्कत आती है। तो देखते हैं सबसे पहले दिक्कत क्या आती है। ये हो रही है बारिश। ये बारिश का मौसम, ये मौसम की बारिश। इसकी वेलोसिटी भाई नीचे की डायरेक्शन में कितनी? 40। जो मैंने वेक्टर बनाया उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है 40। ठीक है, ये है मैन, ये इधर चल रहा है भाई, ये मैन है अपना, मैन है ये, मैन बोला मैन है, लेकिन बोला कैसे ये? क्योंकि इसके हाथ में छाता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैं छाते को डायरेक्ट ऐसे वर्टिकल पकड़ूं या किसी एंगल पे टिल्ट करके पकड़ूं या कैसे पकड़ूं या पीछे की साइड पकड़ूं। बताओ यार, मुझे बताओ मैं कैसे छाते को पकड़ूं। तो ये आपको बताना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि भाई आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपसे ये पूछेगा। तो ये आपको बस एक चीज़ बता देता कि भाई मैं चल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब मुझे आप सीधी सीधी बात ये बता दो कि मैं किस एंगल पे छाते को पकड़ूं ताकि मेरे ऊपर बारिश नहीं गिरे। तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी इसको, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो यार। तो सबसे पहले ये बताओ, जो रेन है, रेन उसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि कोई ग्राउंड से खड़ा होकर यदि इसको देखे तो इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी उसको? इसकी वेलोसिटी दिखेगी 40। लेकिन किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन कौन सी होती है? इस डायरेक्शन को जानने के लिए ये देखो, पहले ये प्लस एक्स होती है, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। प्लस एक्स मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, माइनस मतलब आई कैप वगैरह। ये आपको पता है क्या? नाइन्थ में पढ़ा हुआ, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे वेक्टर में देखने वाले हैं। अभी बस जस्ट ध्यान रखो, प्लस वाले में आई कैप। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, लेकिन बाद में देखेंगे। अभी इतना याद रखो, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस एक्स को, डायरेक्शन को, इसको माइनस आई कैप से, ये प्लस जे और ये माइनस जे। तो बारिश के लिए 40 तो इसकी हो गई भाई मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड हो गई 40 नीचे की साइड। उसकी डायरेक्शन क्या है? माइनस जे है ना। तो इसके लिए फाइनली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? -40 जे कैप। ये बात आपको समझ आई। ऐसे इस मैन की वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? +10, क्योंकि +10 डायरेक्शन में चल रहा है आई कैप।
एक्स डायरेक्शन में, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब आई कैप और +10 वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन अपने को पता चल गई विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं आपसे पूछ लूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन कितनी है भाई? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन कितनी है? क्योंकि रेन की वेलोसिटी देखनी है किसके रेस्पेक्ट में? मेन के रेस्पेक्ट में। यदि तो कैसे देखते हैं, यदि इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखनी है तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जिसके रेस्पेक्ट में देखनी होती है उसको कर दो स्टेशनरी, उसको स्टेशनरी खड़ा कर दो और उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जिसके लिए देख रहे हो उस पर लगा दो। तो इस पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो उल्टा करके रेन पे ऐसे लगा दो भाई 10 आई कैप, तो ये -10 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? -40, और ये वेलोसिटी इस पर उल्टा करके लगा दोगे तो ये -10 आई कैप। तो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी आएगी? -40 जे कैप -10 आई कैप। इसको करने का एक तरीका और है जो सिंपल तरीका है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन जो होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है -40 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? +10 आई, और ये माइनस तो पहले से है ही, तो +10 आई मतलब, तो इससे भी आंसर यही आया भाई। फॉर्मूला लगा दिया तो भी आंसर यही आया। और डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालनी है तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी होती है उसको स्टेशनरी करके उसकी वेलोसिटी उल्टी करके दूसरे वाले पे लगा दो और उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दो। तो ये बात आपको समझ आई 2D में कैसे लिख रहे हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है लेकिन 2 डायमेंशनल में, क्योंकि एक एक्स की बात हो रही है और वाई की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए 2 डायमेंशनल। यहाँ तक ये बात समझ आई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी है। इसको अब आप ड्रॉ कर सकते हो क्या? ड्रॉ कर सकते हो क्या? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन जो है -10 आई कैप -40 जे कैप। ठीक है, इसको आप ड्रॉ करोगे तो ये +x है भाई, ये -x है, ये +y है, ये -y है। -10 मतलब x डायरेक्शन में इस इधर ये वाला वेक्टर इतना, इसको लेंथ को मान लेता हूँ 10, इसी डायरेक्शन में आएगा ना ये, क्योंकि -10 आई कैप, आई मतलब -x डायरेक्शन। ऐसे ही -40 जे कैप, -40 मतलब वेक्टर इससे 10 से 4 टाइम बनेगा, बड़ा 4 गुना, तो ये हो जाएगी 20 40, और ये कितनी है 40 जे कैप। माइनस डायरेक्शन में क्यों बनाई? क्योंकि -40 जे कैप है। इस तरह का वेक्टर बनेगा इसका। समझ गए? समझ गए ना। अब मैं आपसे पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ कि इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का रिजल्टेंट कितना आएगा? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको लगानी पड़ेगी ये वाली इक्वेशन, या बोल सकते हो ये वाला फॉर्मूला, -10 का स्क्वायर प्लस -40 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाया तो भाई वैल्यू आएगी 100 प्लस 1600। समझ गए? तो इससे 100 कॉमन ले लो, मतलब बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा और √17। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड कितना है? 10√17, 10√17, 10√17, 10√17। अच्छा जी, अब ये बताओ इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक्स की साइड झुका हुआ होगा ज़्यादा या इस वाई की साइड? तो जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वाई डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 40, एक्स डायरेक्शन की 10 है, -x में पता है और वाई में भी -y है, तो -x डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है 10 और -y में मैग्नीट्यूड कितना है 40, मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो ज़्यादा झुका हुआ होगा वाई की साइड। क्यों? क्योंकि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है रिजल्टेंट उसी की साइड झुक जाता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो रिजल्टेंट उसी की साइड झुक जाता है। ये जीवन का भी नियम है भाई, जिसके पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई, ज़िंदगी सच्चाई से अवगत करा दूंगा आज मैं। 2 भाई हैं भाई, एक के पास ज़्यादा पैसा है, एक के पास ज़्यादा है, तो जो उनके क्लोज रिलेटिव भी होंगे ना भाई, क्लोज रिलेटिव में मतलब एकदम पेरेंट्स को भी कंसिडर कर लो, वो भी उसी की साइड झुक जाएंगे जिसके पास ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा शोहरत है, ज़्यादा इज्जत है, उसके साथ झुक जाते हैं भाई। ये ऐसी ही है दुनिया। दुनिया बहुत, मैं बोलना नहीं चाहूँगा आगे, लेकिन ऐसा ही होता है। तो रिजल्टेंट इससे एंगल बनाएगा थीटा भाई। ये एक लाइन है जिससे ये भी एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला भी एंगल थीटा होता है। अब ये वो एंगल है जहाँ पर आपको छाता झुकाना चाहिए यार,
जहाँ पर आपका छाता झुकना चाहिए, क्योंकि बारिश इस डायरेक्शन में हो रही है, रिजल्टेंट इसका यही आ रहा है। और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई, 10√17। अब ये रिजल्टेंट की वैल्यू मतलब आपसे वो ये पूछ ले कि भाई बारिश जो पड़ रही है उसकी फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, तो आप ये बता दो कि 10√17 या √17 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो और बता दो। लेकिन कैलकुलेटर आपको नहीं दे रखा हो तो आप क्या तिकड़म लगाओगे, 10√17 है ना, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये जो अंदर यदि इसको ये वैल्यू निकालनी होती तो भाई ये क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर आप बोलोगे 17 है, लेकिन 4 के स्क्वायर से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी ना, तो मैं मान लेता हूँ ये 4 का स्क्वायर ही है, अंदर 4 का स्क्वायर ही है, क्योंकि 16 है 4 का स्क्वायर और 17 दे रखा है अंदर, तो मैं मान लेता हूँ 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर ये इससे बाहर लोगे तो वैल्यू आनी चाहिए 40। तो आंसर 40 से जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 40 से जो थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू होगी वही आंसर आप लगा देना, टिक कर देना उसका। 40 से जो थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे 40 से थोड़ी सी ज़्यादा जो वैल्यू हो उसको ही आप टिक कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट तो ऐसे आ जाएगा। अब वो आपसे ये पूछेगा कि भाई छाता उसको वर्टिकल से, जो वर्टिकल डायरेक्शन है ना उससे कितना टिल्ट करना चाहिए, तो ये एंगल निकालना है बेसिकली अपने को, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए tan थीटा लगा दो। tan थीटा जो होता है वो होता है y/x। तो y में वैल्यू कितनी है 10, x में वैल्यू है 40, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आएगी 1/4 आएगी। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/4। तो ये एंगल हो जाएगा 1/4। tan इनवर्स 1/4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में वो देगा कि भाई tan इनवर्स 1/4 की वैल्यू इतनी होती है, वो जो भी वैल्यू होती होगी वही थीटा एंगल पे आपको वर्टिकल से झुकाना होगा। लेकिन वो आपसे ये पूछ ले कि हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे छाते को उठाना पड़ेगा। वर्टिकल से पूछेगा तो झुकाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे उठाना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल, ये एंगल पूछ लिया आपसे। तो ये एंगल कितना होगा 90 - थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 है ना, तो भाई ये थीटा हो गया तो ये 90 - थीटा। तो यहाँ से जो भी थीटा की वैल्यू आई उसको 90 में से माइनस कर देना, तो ये पता चल जाएगी कि हॉरिजॉन्टल से किस डायरेक्शन में उसको उठाना चाहिए या फिर वर्टिकल से किस एंगल पे झुकाना चाहिए। तो डायरेक्ट थीटा। बात समझ रहे हो ना बच्चों, नहीं भी समझ रहे तो कोई बात नहीं, अभी तो अपन और भी न्यूमेरिकल करेंगे। ये तो पहला न्यूमेरिकल था, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत कर दिया अपना, टाइम व्यतीत कर दिया मैंने भाई। ये बात आप समझ गए ना बच्चों। अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। ये जो बारिश है अब की बार, ये जो बारिश है ना यार, वो हॉरिजॉन्टल से, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना इससे कितने एंगल पे आ रही है, इसको मान लेते हैं 53 के एंगल पे आ रही है भाई। 53 के एंगल पे गिर रही है, मतलब ये सारी की सारी बारिश 53 एंगल बना रही है भाई। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रही है। और किस एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 53 पे। तो इसको मैं अलग से ऐसे बना लूँ, ये हॉरिजॉन्टल से 53 एंगल है और इस पे ये 60 एंगल से गिर रही है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा भाई, 60 cos 53। जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, cos। और इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 60 sin 53। हा। तो इस बार बारिश की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक x में और एक y में। x का कंपोनेंट 60 cos 53। अच्छा, cos 53 का ट्राइंगल देखो आप, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि ये 53 होता है भाई, तो इसकी जो सामने वाली लेंथ होती है वो होती है 4, ये होती है 3 और ये होता है 5। यदि यही एंगल भाई क्या हो जाए 37, यदि ये एंगल 37 हो गया तो ये होती है भाई 3, ये होता है 4, ये होता है 5। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, देखो 3 4 5 होता है, इतना याद रखना बस। 3 4 5 होता है, इतना याद रखना। 37 और 53 के लिए जो तीन चीज़ें होती है वो 3 4 5 होती है। अब 5 तो फिक्स रहेगा भाई, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा इन तीनों में, तो ये तो फिक्स हो जाएगा कि 5 तो हाइपोटेनस होगा। अब कब बेस 4 होगा, कब ये परपेंडिकुलर 4 होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, यदि ये एंगल बढ़ा है 53 एंगल बढ़ा है ना 37 से, तो यदि 53 एंगल बढ़ा है तो उसके सामने वाली लेंथ भी बड़ी होनी चाहिए, मतलब 4 इधर आना चाहिए, 3 इधर आना चाहिए। 37 एंगल छोटा है 53 से, तो इसके सामने वाली लेंथ छोटी होगी, मतलब इधर 3 आना चाहिए, इधर 4 आना चाहिए। ये बात समझ गए आप। 5 तो फिक्स रहेगा दोनों में, हाइपोटेनियस 5 रहेगा।
कब बेस 3 होगा, कब बेस 4 होगा, कब परपेंडिकुलर 4 होगा, कब परपेंडिकुलर 3 होगा, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। यदि एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली लेंथ भी छोटी होगी, मतलब 37 के सामने 3 आना चाहिए। 53 एंगल बड़ा है 37 से, तो इसके सामने वाली लेंथ भी बड़ी आनी चाहिए, मतलब ये 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो फिलहाल अपन देखते हैं cos 53 की वैल्यू। cos 53 की वैल्यू तो cos थीटा जो होता है भाई, ये के इसके लिए मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कहाँ पर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के वीडियो में सारी चीज़ें बताई cos 53 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लाल बटे कक्का जब लगा दोगे भाई, तो cos जो थीटा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार मतलब समझ रहे हो ना, बेस अपॉन कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस। ये बात समझ गए ना। तो 53 में बेस कितना है 3 और हाइपोटेनियस 5। ऐसे ही ये cos की वैल्यू हो गई cos 53। यदि sin 53 की वैल्यू पूछ ले तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस 5, तो sin 53 की वैल्यू होती है ये, cos 53 की वैल्यू होती है ये। ऐसे ही cos 37 की वैल्यू यदि आपसे पूछ ले तो cos 37 की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस 4/5, और sin 37 की वैल्यू होगी वो होगी 3/5। समझ गए। cos 37 मतलब मैं ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये बात आपको समझ में आ गई। sin 37 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos 37 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बात आपको समझ में आ गई, cos 37 और ये sin 53 और cos 53 की वैल्यू, ठीक है। तो cos 53 की वैल्यू मुझे पता चल गई क्या है यहाँ से 3/5, तो इस जगह वैल्यू पुट कर दो यार। 60 × 3/5, 5 से इसको कट करोगे तो 12 3 या 36 वैल्यू आई, इसको 4/5 को sin 53 देखो यहाँ से कितना है, sin 53 देखो यार, sin 53 4/5, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48। एक्स डायरेक्शन में वैल्यू है 36, वाई डायरेक्शन में 48। तो रेन की वेलोसिटी लिखोगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो कितनी आएगी भाई 36। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में 36, तो 36 आई कैप, और 48 किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में, तो -48 जे कैप, ठीक है। ये तो रेन की बात हुई। अब यहाँ पर एक मैन भी है, वो चल रहा है भाई 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी 30 आई कैप, सिर्फ 30 है और आई डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन डायरेक्टली बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन डायरेक्टली बताओ। तो मैन के रेस्पेक्ट में पूछा, मतलब मैन को रेफरेंस मान लिया, मतलब मैन को स्टेशनरी करके इसकी वेलोसिटी इस पर उल्टी करके लगा दो। तो भाई इसकी वेलोसिटी इधर 30 थी, तो इस पर उल्टी करके लगाओगे तो -30 इधर डायरेक्शन में आएगी, समझ रहे हो। तो डायरेक्ट यदि मैं लिखना चाहूँ तो इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब रेन की जो वेलोसिटी है वो क्या है 36i - 48j। इस पर क्या करना है, इसकी वेलोसिटी उल्टी करके लगानी है, मतलब -30i कैप। समझ रहे हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी आएगी 36 - 30 मतलब 6i कैप - 48j कैप, 6i कैप - 48j कैप। क्या ये बात आपको समझ आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये फॉर्मूला पता चल गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालनी हो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रही 36i - 48j ब्रैकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एन कितनी है 30i। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला लगा दो तब भी वैल्यू यही आएगी यार, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तब भी वैल्यू यही आएगी, और ऐसे करते तो भी वैल्यू यही आती। यहाँ तक बात क्लियर हुई, क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ वही पूछ रहा हूँ, पहले तो इसको बनाओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को ड्रॉ करो। तो ये प्लस डायरेक्शन में 6 है, प्लस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 6i, और वाई डायरेक्शन में कितनी है 48, लेकिन प्लस में नहीं माइनस में, तो माइनस में 48 कुछ ऐसा बनेगा यार 48j, ठीक है ऐसा बनना चाहिए 48j, माइनस है ये प्लस है, ये बात समझ गए, ऐसा ही बनेगा। अब रिजल्टेंट ये बताओ मुझे, इसके पास में होगा, इसके वाले पास में होगा, या इसके पास में होगा परपेंडिकुलर के,
तो रिजल्टेंट भाई इसके पास में होगा, क्योंकि 48 वैल्यू ज़्यादा है। मैंने अभी बता दिया था जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है रिजल्ट भी उसी के पक्ष में आ जाते हैं। जिसके बाद जैसे कि आपने ज़्यादा चीज़ें पढ़ रखी हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ रखी हैं, मतलब आपके पास ताकत ज़्यादा है, मतलब रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा ना यार, रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा। यदि आप नीट का एग्ज़ाम देते हो, जेई का एग्ज़ाम देते हो, तो एक आपका फ्रेंड मटर गश्ती कर रहा है, आराम से मज़े कर रहा है, सो रहा है, आराम से चैन की नींद ले रहा है, लेकिन आप रात में जग जग के पढ़ रहे हो, मतलब आपके पास मैटर ज़्यादा है, आपने दिमाग ज़्यादा खर्च किया अपना, मतलब ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करी ना अपने पास, तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। ऐसी सेम ये कहानी है यहाँ पर। तो ये वाला एंगल है भाई ठीठा 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 ठीठा। अब सबसे पहले ये बताओ इसका रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन का रिजल्टेंट कितना होगा। ये हो जाएगा भाई 6 का होल स्क्वायर प्लस -48 का होल स्क्वायर। समझ गए। तो ये जो भी वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट कर लेना। 36 प्लस 48 का स्क्वायर कर लेना। 48 का स्क्वायर मतलब 48 इंटू 48, 8 8 जा 64, 38, 32, 19, 4, 8, 2, 10, 13, 2, 2, 3, 0, 4। इन दोनों को ऐड कर देना, इसका स्क्वायर रूट ले लेना, वही इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब आपसे वो क्या पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि भाई मुझे छाता इस, आप चल तो ऐसे रहे हो ना, ज़मीन पे चल रहे हो, तो छाता आप तो या तो ऐसे झुकाओगे या फिर हो सकता है ऐसे भी झुकाना पड़ जाए, तो इसमें ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो इस वाली लाइन को मैं पीछे की साइड ऐसे कर देता हूँ, तो परपेंडिकुलर ये रहा, इससे एंगल भी थीटा बनेगा, क्योंकि ये एंगल इस लाइन से थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा मतलब ये वाई अपॉन एक्स, तो वाई कितना है यहाँ पर 6, टेन थीटा यही है ना। देखो मैं इस एंगल को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ये रिजल्टेंट है अपना, ये रिजल्टेंट है भाई आर। ये क्योंकि 6 इधर था तो वेक्टर में अपन इसको शिफ्ट कर सकते हैं इधर, तो इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 48 है, ये है थीटा, तो टेन थीटा क्या हुआ यहाँ पे, एल ए एल बटे के ए से जो आता है वो आता है लंब बटे आधार। लंब मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन आधार मतलब बेस, तो परपेंडिकुलर है 6 अपॉन 48। टेन थीटा वाई अपॉन एक्स होता है, ये बात आप ध्यान रखना, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स मतलब ये वाली वैल्यू अपॉन 48। तो ये टेन थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स 6 अपॉन 48। तो 6 अपॉन 48 की वैल्यू आपको दे रखी होगी भाई क्वेश्चन में, और आपको थीटा वैल्यू पता चल जाएगी। समझ गए आप, ये बात समझ गए, ठीक है आप समझ भी गए। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, ये जैसे आपके पास छाता है, तो छाता आप ऐसे दिखाओगे क्या, वर्टिकल से टेन इनवर्स 6/48 पे इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में। ये जो छाता है ना, अब इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये जाएगा पीछे की डायरेक्शन में, ऐसे चलना पड़ेगा, पीछे की डायरेक्शन में झुकाना पड़ेगा छाता। ऐसा आगे में झुका देना बाहर, ये झुकाओगे पीछे की डायरेक्शन में। समझ गए, पीछे की डायरेक्शन में कितना झुकाओगे, टेन इनवर्स 6/48। क्लियर कट समझ में आ गई बात, क्लियर कट समझ में आ गई ना बात, क्लियर कट समझ में आ गई ना बात, बात समझ में आती है या ऊपर से चली जाती है। अब थर्ड क्वेश्चन और भी खतरनाक लेंगे यार। ये देखो, ये रही आपकी बारिश। अब मैं बारिश, एक ही बारिश बना रहा हूँ बस, एक ये रही बारिश। एंगल कम कर देते हैं इसका थोड़ा सा, ये एंगल है इसका, और इसकी वैल्यू है भाई 40 ले लेते हैं, और यहाँ से एंगल बन रहा है इसका 37। ठीक है, ये एंगल नहीं दे रखा आपको, इस बार ये वर्टिकल से एंगल दे रखा है आपको 53, वर्टिकल से एंगल 53 दे रखा है। इसके कंपोनेंट आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, या तो इस डायरेक्शन में कर लो या फिर इसके अलोंग कर लो, तो मैं इसके हॉरिजॉन्टल के अलोंग ही कर लेता हूँ। तो यदि ये 53 है, ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, उसमें से ये 53 है, तो बचा कितना 37। तो इसका कंपोनेंट करो इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 40 cos 37, और वाई डायरेक्शन में कितना आएगा 40 sin 37 वाला अभी बनाया था यार, याद है ना, क्या तुम्हें याद है, हाँ मुझे याद है।
cos 37 4/5। ये बात समझ में आ गई ना आपको। तो यहाँ से 40 इंटू साइन 37 की वैल्यू 3/5, ये हो जाएगी 12। ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी 40 इंटू cos 37 4/5, ये हो जाएगी 32। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगी 32I - 12J। एग्री और नॉट? अग्री और नॉट? ये बात आपको समझ में आई कैसे मैंने किया? ये 40 के कंपोनेंट ले लिए, ये 40 cos थीटा, ये 40 sin थीटा। इस तरह से यदि आप ले लोगे तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 यहाँ से पुट कर दी cos थीटा की, और sin थीटा की वैल्यू 3/5 यहाँ से पुट कर दी और वैल्यू निकाल दी। ये 32 प्लस x डायरेक्शन में तो 32I कैप, ये 12 माइनस y डायरेक्शन में तो 12 - 12J कैप। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आप सोच रहे हो इस तरह आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप 37 के अलॉन्ग क्यों एंगल ले रहे हो इसको? ऐसा करो ना आप, जब ये 43, इसको हटा ही दो, जब ये एंगल दे रखा है तो इसके अलॉन्ग लो ना। ठीक है, इसके अलॉन्ग ले लेते हैं यार। तो इसको 40 cos 53 आएगा, क्योंकि यार जब ये एंगल इससे बन रहा है ना, तो जिससे एंगल बनता है उसके अलॉन्ग जो एंगल वो आता है, जो वो cos थीटा आता है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा फिर 40 sin 53। समझ रहे हो? अब sin 53 का वो बना लो, कोई बात नहीं, वैल्यू सेम ही आएगी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। तो 53 में ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 5। तो यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू होती है, cos 37 की वैल्यू वो होती है 3/5, और sin 53 है ना, cos 53, ये sin 53 की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है, ये भी वैल्यू देख ली अपन ने। तो 40 इंटू cos 53 की वैल्यू देखो यहाँ से 3/5, तो ये हो जाएगी 12। ये इसकी वैल्यू कितनी है 4/5, तो ये हो जाएगी 32। ओ हो, हर बार एक ही गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? हर बार एक ही गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? ये वैल्यू भाई कितनी आ रही है 5 8 जा, तो ये होनी चाहिए 24। पहले वाले में भी सेम वैल्यू थी ना, वहाँ पे क्या था साइन, यहाँ पर साइन 37 था, तो साइन 37 की वैल्यू भी देखो यहाँ पे कितनी है 3/5। 3/5 से जब 5 से 40 करूँगा तो 8 टाइम्स कट होगा। वहाँ तो मैं 8 टाइम्स कट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 टाइम्स कर रहा हूँ। देख रहे हो इस दिमाग का कमाल देख रहे हो ना? दिमाग काम नहीं करता तब कैसा कमाल कर देता है। तो यहाँ पे भी 8 टाइम्स कट होगा ना, 5 8 = 40, तो 8 3 = 24। यहाँ पे भी 24 आना चाहिए था, अभी भी और तभी भी। तो ये 32I, ठीक है, और -24J। अब ये मैं सोच रहा सर अभी वाले में नीचे 12 आया था, 12 नहीं था, वो गलती से 12 लिख दिया था, 24 ही वैल्यू आनी चाहिए थी, पिछले वाले में भी और इसमें भी सेम। तो ये बात आपको समझ आई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक कमाल का आदमी है भाई, जो कि इस 37 के एंगल पे ऊपर चढ़ रहा है भाई, ऊपर जा रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड जो है वो मैं मान लेता हूँ कि 20 है, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर चढ़ रहा है इंक्लाइन प्लेन पे। तो इसके भी 2 एंगल बनेंगे अब, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? इंक्लाइन यदि हॉरिजॉन्टल से 37 बना रहा है, तो मेन तो हॉरिजॉन्टल पे अलोंग चलेगा ना, तो ये भी इंक्लाइन से 37 एंगल बनाएगा। तो 20 cos 37, और y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 sin 37। cos 37 मतलब 4/5, 5 4 = 20, तो ये हो जाएगी 16, और ये 20 इंटू साइन 37 मतलब 3/5, 5 4 = 20, 4 3 = 12। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? x डायरेक्शन में 16I, y, अब ये पॉजिटिव y में है ना भाई, पॉजिटिव y में मतलब +12J कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन भी आ गई, वेलोसिटी ऑफ मेन भी आ गई विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन देखना चाहूँ, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? 32I - 24J, माइनस ये वाली वैल्यू कितनी है? 16I + 12J। ये बात आप समझ गए। तो 32I - 24J - 16I - 12J। तो यहाँ से ये इसमें से कट होगा, तो 32 - 16 मतलब 16I, और 24 और 12
ये इसको करना पड़ेगा आपको ऐड, तो ये हो जाएगा 36J। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आएगी 16I माइनस 36J। अब आप सोच रहे होगे सर अभी तक तो आप एक डायरेक्ट मेथड भी बता देते, तो डायरेक्ट मेथड क्या यहाँ पर काम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन लिखो पहले, कितनी है? 32 इधर है और इधर है 24। अब आपको क्या करना है, मेन को स्टेशनरी करना है। मेन को स्टेशनरी करना है मतलब उसकी वेलोसिटी उल्टी करके उधर लगानी पड़ेगी। डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, ये तो मैंने फॉर्मूले से निकाल दिया, ये वैल्यू आएगी, आप ये समझ गए। लेकिन यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी उल्टी करके उस पर लगा दोगे। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 16 इधर है, तो उल्टी करके लगाओगे तो उस पर लग जाएगी उधर 16। समझ गए? अब इसकी वाई डायरेक्शन में कितनी है? 12। वाई में 12 है ना, उल्टी करके लगाओगे मतलब इस उस पर किधर लगाओगे? ये प्लस में, तो उस पर लगाओगे तो माइनस, मतलब इस डायरेक्शन में लगाओगे कितनी? 12। इस डायरेक्शन में 12। तो देखो एक्स डायरेक्शन में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी? समझ में? एक्स में कितनी बनेगी? ये हो गई 32I, और ये क्योंकि माइनस में तो माइनस 16I। ये एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी। वाई डायरेक्शन में नेट कितनी आएगी? ये पहले से कितनी थी? माइनस 24J, पहले से माइनस 24 थी, अब माइनस 12 और ऐड होगी इसमें सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगी 16I माइनस 36J। सेम यहाँ से आ रही थी वैल्यू, सेम वहाँ से आ गई। तो फाइनल यदि मैं इसको ड्रॉ कर लूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को, तो 16I मतलब इस डायरेक्शन में 16, और माइनस 36J मतलब माइनस 36 इस डायरेक्शन में 36J। माइनस है ना, ये समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना बच्चों? और रिजल्टेंट जो आएगा वो इसकी साइड झुका हुआ बनेगा भाई, थीटा। इसकी साइड क्योंकि 16 वैल्यू कम है तो इसकी साइड झुका हुआ बनना चाहिए, बन भी रहा है, बन भी रहा है। ये वाई एक्सिस बना लेता हूँ पूरी, तो यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल ये वाला कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90 तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब मैं पूछूं कि भाई आप पहले ही तो बताओ रिजल्टेंट कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का रिजल्टेंट बताओ। तो अंडर रूट ऑफ 16 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 36 का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर अंडर रूट में लिख देना, वो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। अब टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, तो वाई मतलब 16, इसको यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो ना यार, 16 आनी चाहिए, 16 अपॉन 36, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 4/9, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4/9। अब 4/9 टेन इनवर्स 4/9 की वैल्यू वो देगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू कितनी है। थीटा की वैल्यू इधर पता चल गई तो मतलब ये सेम थीटा इधर रहेगा। तो वो आपसे अब ये पूछ ले कि आपको जो अपना अम्ब्रेला है वो किस डायरेक्शन में झुकाना पड़ेगा, तो क्या आप इसको इधर करोगे? नहीं, आपको इधर पीछे की डायरेक्शन में झुकाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? पीछे की डायरेक्शन में झुकाना पड़ेगा। बात समझ में आती है या फिर ऊपर से चली जाती है? नहीं जानी चाहिए। छाता आपको पीछे की डायरेक्शन में झुकाना पड़ेगा। ये बात समझ गया? ये बात समझ गए? और कितना झुकाना पड़ेगा? थीटा। थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्लियर? सब तरह के क्वेश्चन मैंने ले लिए आपके लिए। ये बात आई होप आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये कैसे कैसे मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करा दिए। समझ गए? थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, ये कैसे आता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यार। नेक्स्ट मेरा मन हो रहा है कि यार आपको एक न्यूमेरिकल करा दूँ। तो न्यूमेरिकल भाई पहले ये बताओ, नीट का कराऊँ या जेई का कराऊँ? चाहकर भी मैं आपसे पूछ नहीं पाऊँगा। सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने यही है, मुझे अपने मन से ही कराना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपकी आत्मा की शांति के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन मुझे कराना तो अपने आप ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ अपने आपके लिए नीट के न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उनमें से न्यूमेरिकल लेता हूँ और करा देता हूँ आपको। तो इसमें एक न्यूमेरिकल आपके सामने ये है कि एक व्हीकल है जो आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v स्पीड से, s/2 v स्पीड से, और नेक्स्ट आधी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है कितनी स्पीड से? 2v स्पीड से। आपसे पूछ ली एवरेज स्पीड बताओ भाई, क्या बताओ? एवरेज स्पीड बताओ इसकी। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी? s/2 प्लस s/2 मतलब s अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें मान लेते हैं टाइम t1 लगा, इधर टाइम t2 लगा।
तो T1/T2 S/T1 की वैल्यू क्या होगी, टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू होती है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, S/2 इंटू वी, S/2 नीचे v प्लस ये नेक्स्ट में भी डिस्टेंस कितनी है, S/2 इंटू वेलोसिटी कितनी होगी 2v। इसको सॉल्व करना है, इजी बात है। इधर से s कॉमन लेके तो कट जाएगा, s को नीचे से पूरा कॉमन ले लेना तो ऊपर वाला s और ये वाला s कट जाएगा, बचा क्या 1/2v प्लस 1/4v। सॉल्व करना है, 4v नीचे ले लो कैल्शियम एल्शियम, 2×4 + 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, इसको ऊपर ले जाओ 4 को, 4v/3। यही इसका आंसर आया ना मज़ा। ऐसे आते हैं नीट में क्वेश्चन, अभी तक जो अपन ने किए थे भाई एडवांस के सवाल थे, कहीं आपकी खोपड़ी तो नहीं हिल गई उनमें। कई बच्चे शिकायत कर देते हैं ऐसी बातों में कि सर हमें नहीं करने इतने न्यूमेरिकल हैवी, हम तो इजी न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। कैसे इजी करने से काम चलेगा क्या? आजकल पता है आपको क्या हो रहा है, आपके नीट में भी अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, समझ रहे हो? तो ये बात आप ध्यान रखो, इजी से काम नहीं चलेगा आपका। अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल आपका ये है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन। एक पार्टिकल का जो मोशन है उसकी इक्वेशन दे रखी है भाई, ये भी नीट का ही, मानो इसको नहीं मानो नहीं, नीट का ही है। 3t³ + 7t² + 14t। ये किसका रिलेशन है? ये रिलेशन है आपका एस, यहाँ पर क्या है, इज गिवन बाई मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई दिस इक्वेशन। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है कब, जब टाइम 1 सेकेंड होता। ये किसका रिलेशन है? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, या फिर ये दे रखा है आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले निकालो इसकी वेलोसिटी, v = ds/dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 3t² का डिफरेंशिएशन 9t² प्लस 7t² का डिफरेंशिएशन 14t प्लस 14t का डिफरेंशिएशन 14, समझ गए? अब निकालना है एक्सेलरेशन, वो होता है dv/dt। तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, तो 9×2 = 18t प्लस 14 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0। कितने सेकंड पे है? जब टाइम 1 सेकंड हो तब एक्सेलरेशन निकालो, तो टाइम की जगह 1 सेकंड पुट कर दो। तो 18 × 1 मतलब 18 प्लस 14, इसको ऐड करना, कर पाओगे क्या इतना भारी काम? कर पाओगे क्या? कर दो यार, 32 मीटर/सेकंड²। यही इसका आंसर। कौन सा स्वर? आंसर। ये तो कर लिया ना आपने कर लिया ना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए एक और न्यूमेरिकल गर्मा गर्म, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश है। इस तरह से पेश है वो आपके लिए। किस तरह से? इस तरह से पेश है। आकार रन एट ए स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। एक कार है, एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है जिसकी रेडियस 100 मीटर है। किसकी? कार की रेडियस नहीं, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस 100 मीटर है। टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लेप। कितना टाइम लेती है? 62.8 सेकेंड लेती है एक सर्कुलर लेप पूरा करने में। एक सर्कुलर मतलब यहाँ से स्टार्ट करें ना, ये पॉइंट नंबर ए से, और पॉइंट नंबर ए पर वापस आने में इसको इतना टाइम लगता है। पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट करें और पॉइंट नंबर ए पर ये वापस आने में इसको इतना टाइम लगता है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली। तो ये आपसे पूछ रहा है कि एक सर्कुलर लैप पूरा करने मतलब ए से चलने से ए पर ही आने में एवरेज वेलोसिटी कितनी है इसकी, और इसको एवरेज स्पीड कितनी है इसकी। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी बताओ, और आपको इसी ऑर्डर में आंसर देना है। ये याद रखना, इसी ऑर्डर में आंसर देना, मतलब पहले वेलोसिटी इसमें, क्योंकि देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है ये क्योंकि आपको इसको सॉल्व ही नहीं करना भाई। नीट का जब एग्जाम होगा इसको सॉल्व करके नहीं देखना, इसको डायरेक्ट क्या देना है, आंसर देना है यार, आंसर देना है। 0 10 सी जो ऑप्शन है आपका वो है 10 20 20 0। ठीक है, 20 0। पहला ऑप्शन 0 0 मीटर पर सेकंड, ये 0 10, ये 10 20, ये 20 10।
इसी ऑर्डर में देना, मतलब पहले वेलोसिटी का आंसर होगा, इसमें से जो पहले आंसर दे रखे हैं ना वो सब वेलोसिटी के और दूसरे आंसर स्पीड के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पहले तो बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी होती क्या है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यदि ये ए पॉइंट से निकला और ए पर ही पहुंच गया वापस, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। टाइम इसको कुछ भी लगता रहे उससे मतलब नहीं है, यदि टाइम इसको इतना भी लग रहा है तो जीरो अपॉन कुछ भी जीरो ही होता है, तो एवरेज वेलोसिटी इसकी जीरो आएगी। सबसे पहला आंसर होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी जीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो पहले तो ये ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें फर्स्ट 10 दे रखा है, ये ऑप्शन भी कट गया, बचे दो ऑप्शन। अब दूसरा आंसर देखा एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल ये वाली डिस्टेंस ए से ए तक आने की, तो वो होगी 2πr अपॉन टाइम कितना लग रहा है 62.8, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 100 दे रखी थी अपॉन 62.8। ये सॉल्व करना है आपको, तब आपकी स्पीड मिल जाएगी। अब मैं लेकिन आपको क्या बता रहा था, सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करना है इसमें, सीधी बात है। क्या करना है आपको एवरेज वेलोसिटी तो डायरेक्ट देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जिस पॉइंट से गया उसी पे आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो। और स्पीड की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, स्पीड जीरो नहीं आ सकती। स्पीड जीरो क्यों नहीं आ सकती यार, इसकी पूरी डिस्टेंस है ना, कुछ डिस्टेंस है और टाइम भी लग रहा है, तो वैल्यू कुछ तो आएगी, जीरो तो नहीं आ सकती। तो ये ऑप्शन भी कट कर दो, डायरेक्ट वी ऑप्शन लगाना था आपको, समझ रहे हो। ऑप्शन का खेल है इसमें, ये मत समझ लेना कि कैलकुलेशन करनी है 2πr अपॉन 62.8, ये नहीं करना आपको, समझ गए। आपको क्या करना था, सिर्फ ऑप्शन के साथ खेलना था, ठीक है ना बच्चा। अरे बच्चे समझ गया रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, अ कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 एंड अनदर हाफ एट 60। ये कार है, इसके पहले आप 40 से चले किलोमीटर पर आवर से, और ये किलोमीटर पर आवर से। हाथ से क्या पूछा है, पहले हाफ s/2, दूसरा हाफ s/2। टोटल डिस्टेंस यदि s है, ये टोटल s है, तो पहला हाफ मतलब s/2 आधी डिस्टेंस, दूसरा हाफ मतलब बाकी आधी डिस्टेंस। तो आपको निकालना क्या है एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, s अपॉन टोटल टाइम में मान लेता हूँ यहाँ पर t1 लगा है, यहाँ पर t2, तो t1 अपॉन t2। और अभी टाइम का फॉर्मूला बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी प्लस, इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट तो सेम है s/2 अपॉन वेलोसिटी 60। समझ रहे हो ना यार मेरे बच्चे, समझ रहे हो ना। अब आप बोलोगे सर अभी आपने कट कैसे कर दिया था, अभी मैं क्या करता हूँ आपको एलसीएम लेके ही दिखा देता हूँ। एलसी मतलब पहले इसको कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लोगे तो एस से एस कट जाएगा। अभी आप सोच रहे हो कि सर एक एस से दो एस कैसे कट सकते हैं, एक एस से क्वेश्चन आया ना दिमाग में, एक एस से दो एस कैसे काट दिए थे सर आपने पहले क्वेश्चन। बच्चों एस कॉमन ले लिया मैंने नीचे से, फिर एस से एस काटा। अब तरीके से बताऊँ, मैंने तमीज़ से बताया मैंने आपको, ठीक है। अब इसका ले लो कैल्शियम नहीं एलसीएम, मैंने 480 ले लिया, तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48 प्लस 12 4 जा 48 समझ गए। तो 480 को ले जाओ ऊपर, ये हो जाएगा 6 4 10, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। बच्चा क्या इसमें मैंने कोई गुस्ताखी कर दी क्या आपके साथ, नहीं करी ना गुस्ताखी, तो ये बात आप समझ गए ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहूँगा। अ पार्टिकल है जो, अ कार है जो, वो क्या कर रही है, वो चल रही है। अ मोशन ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय, एक पार्टिकल का मोशन है वो ऐसे डिस्क्राइब हो रहा है भाई, 8 प्लस 20 माइनस t3। पार्टिकल का मोशन ऐसे डिस्क्राइब हो रहा है, वेयर x मीटर में दे रखा है, टाइम सेकंड में दे रखा है। रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। क्या पूछा है आपसे, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आपको x और t में रिलेशन दे रखा है, जहाँ पर x किस में दे रखा है, मीटर में, x दे रखा है मीटर में, और टाइम दे रखा है भाई सेकंड में। x मीटर में मतलब यहाँ तो वो डिस्टेंस है, यहाँ फिर डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम तो टाइम है भाई, सेकंड में दे ही रखा है। आपसे वो पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन बताओ, कब, जब इसकी वेलोसिटी जीरो है तब, ठीक है। इसने रिटार्डेशन वर्ड यूज़ किया, वो देखते हैं अभी रिटार्डेशन क्या यूज़ किया। फिलहाल ये देखो कि इसकी वेलोसिटी जीरो करो पहले, तो वेलोसिटी निकालो,
v इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 + 12 - 3t स्क्वेयर, ये इसका डिफ्रेंशिएशन। इसको जीरो, वेलोसिटी की जीरो कब होगी, इसको जीरो करो, तो 12 - 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, t स्क्वायर इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू +-2, तो +2 सेकंड पे या -2 सेकंड पे, टाइम के लिए माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 है। कब जीरो इसकी वेलोसिटी, जब टाइम 2 सेकंड है तब। तो जब टाइम 2 सेकंड है तब वेलोसिटी 0 है, तो उसी पॉइंट पे आपसे पूछा कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना, a इक्वल्स टू dv/dt। v की वैल्यू कितनी आई थी 12 - 3t स्क्वायर, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 12 का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 6t, ठीक है। तो a की वैल्यू जो आ रही है -6 × 2 मतलब -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसने क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पूछा था ना तब यही पूछ लिया था कि जब वेलोसिटी 0 है तब इसका रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन कितना होगा। मैंने एक्सेलरेशन बोला था लेकिन उसने क्वेश्चन में रिटार्डेशन बोला है, मैंने एक्सेलरेशन क्यों बोला था वो मैं बताता हूँ। एक्सेलरेशन मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा मुझे नहीं पता, क्वेश्चन बनाने वाले को तो पता है ना यार, उसको पता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, इसीलिए उसने एक वर्ड लिख दिया कि फाइंड आउट अ रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो जब वेलोसिटी 0 है मतलब कब, जब टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड है तभी वेलोसिटी 0 है, तो उस टाइम पे इसका रिटार्डेशन कितना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को पता है कि एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव आएगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोला जाता है, रिटार्डेशन बोला। तो इसने नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अपने पास -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है कोई बात। तो इसका रिटार्डेशन -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ऐसा बोलूँगा कि मैं नहीं, इसका रिटार्डेशन जो आएगा, इसने आंसर नेगेटिव में दिया ही नहीं था। अब मैं आपको अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट, मज़ा आने वाला। इसमें आंसर नेगेटिव में नहीं दिया था। यदि ये बोलता कि एक्सेलरेशन बताओ इसका, यदि ये क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि जब वेलोसिटी 0 है तब इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते और आपका आंसर एक्सेलरेशन का आता -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आता आंसर। तो आपको ऑप्शन -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देना पड़ता यदि ये बोल देता एक्सेलरेशन बताओ तो। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया आपसे कि रिटार्डेशन बताओ। रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना उसको रिटार्डेशन ही बोला जाता है। तो एक्सेलरेशन जो नेगेटिव आया उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, तो इसने रिटार्डेशन ही पूछ लिया, तो रिटार्डेशन डायरेक्ट 12 लिखोगे आप, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोला जाता है। तो अब माइनस लिखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शन में माइनस लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने रिटार्डेशन पूछ लिया। यदि ये एक्सेलरेशन पूछता तो इसका -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर होना चाहिए था, लेकिन इसने ऑलरेडी क्या पूछ लिया, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं, तो इसको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑप्शन में माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोल देते हैं। ये बात समझ गए आप, इसीलिए इसने खेला कर दिया, खेला सिर्फ अच्छा ये क्वेश्चन नीट में आया था, यदि ये क्वेश्चन जेई में आता ना तो फिर मज़ा आता। ये क्वेश्चन जेई में आता तो इसका ऐसे ऑप्शन होता, सी ऑप्शन कुछ देता वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी ऑप्शन कुछ देता -20 मीटर पर सेकंड। यदि जेई में आता तो 100% ऐसा खेल खेलता, एक ऑप्शन 12 भी देता, एक -12 भी देता और आपसे पूछ लेता रिटार्डेशन बताओ, तो फिर रिटार्डेशन में आप कंफ्यूज हो जाते क्योंकि आपका आंसर क्या आया था एक्सेलरेशन का -12। अब आप सोचते यार रिटार्डेशन में ये वाला ऑप्शन लगाओगे या वो वाला ऑप्शन लगा, सोचते हो ना। जेई ऐसे खेलती है, नीट ऐसे नहीं खेलती यार, नीट भोले वाले बच्चों को फंसाती नहीं, लेकिन जेई का काम ही है भाई ऐसे क्वेश्चन देना। वो क्या करते हैं आपसे +12 भी देते -12 भी देते, फिर आपको कौन सा ऑप्शन लगाना पड़ता है, +12 वाला। क्यों लगाना पड़ता है समझ गए ना, क्योंकि इसने रिटार्डेशन पूछ लिया। रिटार्डेशन मतलब ऑलरेडी नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोला जाता है, तो रिटार्डेशन में नेगेटिव साइन हटा दो क्योंकि इसने वर्ड यूज कर लिया ना रिटार्डेशन। यदि वो पूछता कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन यदि पूछ लेता तब आप -12 लिखते, एक्सेलरेशन में -12 लिखना पड़ता, रिटार्डेशन में ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आया ना मज़ा, आया ना यार, क्वेश्चन में मज़ा तो था यार। जेई में आता तब और मज़ा आ जाता, इसने यार नीट में बच्चों को फंसाते नहीं है। फिजिक्स में देख लेना भाई कितने सेकंड कितने टाइम की वीडियो मेरी हो चुकी है, तो भाई वो 49 मिनट्स की हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको यार, एक क्वेश्चन तो बनता है यार, तो बनता है।
तो क्वेश्चन किस तरह से है, पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद v1 एंड अनदर हाफ विद v2। अरे यार, आधी डिस्टेंस v1 से, आधी डिस्टेंस v2 से। अब तो यार ये तो याद हो जाना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी पूछ ली वही। टोटल डिस्टेंस s अपॉन s/2 v1 प्लस s/2 v2। ठीक है, ये s कैसे दो s से एक s कैसे करता है अभी बता दिया ना कॉमन लेने के बाद। तो ये 1/2 v1 प्लस 1/2 v2। तो 1/1 2v1 v2 कॉमन लोगे यहाँ से, तो ये v2 प्लस v1, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी का आंसर। कौन सा स्वर? आंसर। अच्छा स्वर, समझ गए स्वर, आंसर। नेक्स्ट और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ मैं कुछ इस तरह से, जो है आपके पास फॉर ए पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। एक पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ये दे रखा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दे रखा है। इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है कब, जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले टी और एक्स में रिलेशन दे रखा है, तो एक्स और टी में कन्वर्ट कर लो इसको। तो एक्स इसकी वैल्यू होगी t-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। आप आपसे क्या पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट कब, जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यही तो पूछा ना। फाइंड आउट इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, जब इसकी वेलोसिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन है एडवांस में, मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना एडवांस वाले वीडियो, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था। और मैंने आपको ये पूछा था कि भाई मैंने इसको ऐसे एक्सपेंड करके क्यों लिखा। मैंने इसको dt/dx, मैं dt/dx भी तो कर सकता था 1/2√x प्लस 0, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता। फिर मैं इसको उल्टा कर देता भाई, dx/dt, फिर मैं इसको उल्टा कर देता। तो यदि मैं इसको फिर उल्टा कर देता तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाती। ऐसा मैंने क्यों नहीं किया। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन था tx का रिलेशन, उसमें मैंने dt/dx किया था, फिर उसको उल्टा किया था। तो ये मैंने आपसे पूछा था कि यार आप बताना इसको कि ऐसा एक क्वेश्चन में तो dt/dx कर लिया लेकिन दूसरे में नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर। किसके अंदर? मैथमेटिक्स के अंदर। भाई हर एक क्वेश्चन को ऐसे, जो dx/dt यदि पूछा है ना, तो dx/dt ही करना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में। और कुछ क्वेश्चन में dt/dx कर लो, फिर उसका उल्टा कर दो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं चलेगा। dt/dx करने के बाद उसको उल्टा नहीं कर सकते। क्यों? इसका आंसर छुपा है भाई डिफ्रेंशिएशन के अंदर। तो आप अपने मैथमेटिक्स के टीचर से जाके पूछ लेना, सर जी आप मुझे ये बताओ कि कौन से, इस दोनों इक्वेशन दिखा देना सर को, फिर आप पूछ लेना सर कौन से जो फंक्शन है वो कब डिफ्रेंशिएशन उनका कर सकते हैं, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हैं और नहीं है। क्या मैं इनका ऐसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? हर फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये आप डिफरेंशिएशन में जाके पूछना। फ़िलहाल मैं इस क्वेश्चन को, इस वाले डिस्कशन पे यहीं विराम लगाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स। अब आप पूछोगे सर ये मैथमेटिक्स का जब इतना क्वेश्चन है तो फिर ये फिजिक्स में कैसे पूछ लिया? तो भाई ये कौन सी फिजिक्स में पूछा है? ये पूछा है जेई की फिजिक्स में। और जेई वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स। तो भाई जेई में जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, वो ये मान के चलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट एक हद तक, एक अच्छी तरह से आने ही चाहिए, एक अच्छी हद तक आने ही चाहिए। तो वो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर डालते हैं जेई मेंस और एडवांस में जिसमें हैवी मैथमेटिक्स यूज़ हो जाती है। कभी कभार हैवी मैथमेटिक्स यूज़ हो जाती है, क्योंकि यार उन्हें पता है जेई मेंस मतलब एडवांस देने वाला बच्चा किसका है? मैथमेटिक्स का है। तो उसको मैथमेटिक्स उससे एक्सपेक्टेड है कि भाई ये चीज़ें उसको आनी चाहिए, मजाक नहीं चलेगा। पर नीट में ये क्वेश्चन आएगा क्या? कभी बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। यदि क्वेश्चन आ भी रहा है ना, ऐसा करके क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको तो डायरेक्ट क्या करना है, tx में कोई रिलेशन है तो अब तो डायरेक्ट उसको xt में बदलो ना यार, xt में बदलो। तो xt में बदल दिया, ये रहा भाई। अब मुझसे क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट कब? जब वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी के लिए इसको कर दो dx/dt। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन t-3 का होल स्क्वायर का यदि डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, वैसे इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा 2t-6। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ये आ रही है। वेलोसिटी जीरो कब है? मतलब 2t-6 = 0, मतलब t = 3 सेकेंड पे।
अब आप कहोगे सर मुझे नहीं पता इसका डिफ्रेंशिएशन आप कैसे कर रहे हो, कोई बात नहीं यार, इसको आप एक्सपेंड तो कर सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए है 1, सॉरी ए है t और b है अपना 3, तो ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, अब तो कर लोगे ना यार, 2t माइनस 6, तो यहाँ से इसको जीरो करना था क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, तभी उसने पूछा ना, तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 3 सेकेंड। ये तो आप समझ गए ना, ये तो बात समझ गए। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो है। अब आपसे पूछ लिया कि जब इसकी वेलोसिटी जीरो है तब इसका डिस्प्ले मतलब t इक्वल टू 3 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो x तो t इक्वल टू 3 जब इसमें पुट कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जीरो, मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। t इक्वल टू 3 सेकेंड कौन सा टाइम है, जब वेलोसिटी भी जीरो है, तो जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो उस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो आ रहा है। ये एक कोइंसिडेंस बोला जाता है इसको शास्त्रों में कोइंसिडेंस बोला गया है। इसको शास्त्रों में क्या बोला गया है, कोइंसिडेंस, मतलब बाई चांस ऐसा हुआ है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है वेलोसिटी जीरो तो ये भी जीरो। बस एक इसमें आ गया तो आ गया यार, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हर क्वेश्चन जब मैं बढ़ाऊँगा ना भाई, हर एक क्वेश्चन लोड लेके चलेगा, समझ रहे हो, लोड का मतलब हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ मैं समझाऊंगा ही, चाहे वो कितना इजी क्वेश्चन हो हार्ड क्वेश्चन हो, इससे मतलब नहीं है। हाँ वो कुछ ना कुछ क्या मिलेंगे, कॉन्सेप्ट ऐसे फालतू फर्जी नहीं, ये क्वेश्चन तो ईजी है उड़ा दिया, ये क्वेश्चन तो ईजी है उड़ा दिया, ऐसे अपन नहीं उड़ाएंगे भाई। यदि वो क्वेश्चन NCERT का भी है, कितना भी इजी है, उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे अपन, उसमें भी, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ यदि जेई में कोई क्वेश्चन आया मेंस हो या एडवांस, मतलब वो आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया कुछ ना कुछ। NCERT का भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। हाँ नीट में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट लोडेड नहीं होते, सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं और उनके आंसर निकालने होते हैं, इतना नीट में होता है। लेकिन जब जेई की बात होगी, मेंस या एडवांस या फिर NCERT के क्वेश्चंस की बात होगी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, NCERT के क्वेश्चंस की भी और अपने जेई मेंस एडवांस के भी, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ भाई सिखा के ही जाएगा। हाँ नीट में क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछते हैं जिसमें सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चेक हो रही होती है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी आपकी सिर्फ कैलकुलेशन चेक हो रही होती है, ये बात मैं मान लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ भाई, मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, अभी करा दूँ क्या, अभी नहीं करा दें यार, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दें। अभी के लिए थैंक यू सो मच।